पिछले वीडियो में मेरे 106 व्यूज़ आ गए थे पर सब्सक्राइबर सिर्फ 4। तो ये तो बहुत ही नाइंसाफ़ी है। इसलिए अगर आप मेरे वीडियोस पसंद करते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से ही मुझे सपोर्ट होगा। आज सेकेंड सेमेस्टर के इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का फर्स्ट लेक्चर होने वाला है, और अगर आपको सेकेंड वीडियो भी देखना है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो मैं बताता हूँ सबसे पहले कि इसमें क्या क्या पढ़ना है। इसमें टोटल 6 चैप्टर्स है। फंडामेंटल ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इक्विलिब्रियम, फ्रिक्शन, सेंट्रॉइड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सिंपल फ्लूइड मैकेनिक्स, डायनामिक्स। सबसे पहले हमें फंडामेंटल ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है, जो कि परिभाषा बताती है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की। साइंस मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस विच डील्स विद द एक्शन ऑफ फोर्स ऑन मटेरियल बॉडीज। यानी कि ये किसी बॉडी पर लगने वाले फोर्स का स्टडी करता है। इसे दो भागों में बांटा गया है, एक है स्टैटिक और दूसरा है डायनेमिक। अब देखते हैं स्टैटिक्स की। स्टैटिक इज द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स विच डील्स विद द फोर्स एंड देयर इफेक्ट्स वाइल एक्टिंग अपॉन द बॉडीज एट रेस्ट। यहाँ ये वर्ड ज़रूरी है, एट रेस्ट, यानी कि जो कोई वस्तु अगर रुकी हुई है, जैसे कि कोई टेबल पर रखी हुई कोई बुक, तो हम उस पर लगने वाले फोर्सेस जैसे mg डाउनवर्ड एंड अदर चीज़ों को स्टडी करते हैं, वो आता है स्टैटिक में। दूसरा है डायनेमिक। इट इज़ द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स विच डील्स विद द फोर्स एंड देयर इफेक्ट्स while acting upon the bodies in motion. Dynamic may be further subdivided into following two branches: kinetics, kinematics। और इसका आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो मिलता है फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स उसे कहते हैं, फंडामेंटल का मतलब ही होता है कि सब चीज़ों से मुक्त। जैसे लेंथ, मास और टाइम, ये सब किसी चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं रहती है। लेंथ किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं रहती है, मास किसी से डिपेंड नहीं करती है, और टाइम किसी पे डिपेंड नहीं करती है। तो इसे फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कहते हैं। और भी हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़, नीचे हम लोग देख सकते हैं। अब आती हैं डेराइव्ड क्वांटिटीज़। Some of the units are also expressed in the other units while which are derived from fundamental, known as derived units: area, velocity, acceleration, pressure। यानी कि वो क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी से डराइव होती है उसे डेराइव्ड यूनिट्स कहते हैं। जैसे कि एरिया लिखना चाहें तो वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, और ब्रेथ भी तो लेंथ ही है ना, तो ये हो जाता है एल स्क्वायर। तो असल में ये दोनों फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, और इनसे मिलके ही ये एक्सेलरेशन बना है, एरिया बना है। इसीलिए कहते हैं इसको डेराइव्ड यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो यहाँ पे चार तरह की चीज़ें पढ़नी है सिस्टम की: CGS, FPS, MKS और SI यूनिट। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये SI यूनिट है, ज़्यादातर SI यूनिट ही यूज़ होती है। और इसके नीचे जो है, इसको याद कर लेना है हम लोग को। लेंथ को किस में मेज़र करते हैं? मीटर में। और ये रहा इसका सिंबल, ये है मास किलोग्राम, टाइम सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, लुमिनस इंटेंसिटी यानी कि ज्योति की तीव्रता, इसको कैंडेला में मेज़र करते हैं, और थर्मोडायनामिक प्रेशर को केल्विन में यूज़ करते हैं। और इसका ये सिंबल है। सम SI एंड डेराइव्ड यूनिट्स। फोर्स की इकाई न्यूटन होती है, न्यूटन। मूवमेंट, न्यूटन मीटर, यहाँ पे मूवमेंट का मोमेंटम होगा न्यूटन मीटर। वर्क डन जूल में मेज़र होता है, वर्क डन की इकाई जूल होती है, पावर की वाट होती है, वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड, और प्रेशर का पास्कल और न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। और पास्कल इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद रखें। आगे बढ़ते हैं, मास एंड वेट। मास ऑफ अ बॉडी इज़ द टोटल क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी। कहने का मतलब है कि मास वो होता है, जैसे कि मान लीजिए एक चौक है, उसको अगर एक जगह पे रगड़ेंगे तो वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स उसके नज़र आते हैं, तो उसका मास कहलाएगा। और इसे चाहे स्पेस में ले जाएं, चाहे दूसरे प्लेनेट पे ले आएँ, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स नंबर में उतने ही रहते हैं, और ये चेंज नहीं होता है, इसीलिए मास को एक फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। और दूसरा है वेट। वेट अलग अलग प्लेनेट पे अलग अलग होता है। वेट ऑफ अ बॉडी इज़ द फोर्स विथ
विच द बॉडी इज अटैच्ड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, यानी कि जो मास को अर्थ अपने सेंटर की ओर जिस फोर्स से अट्रैक्ट करती है उसे उसका वेट कहते हैं। डिफरेंस इसको आप देख ले, ये इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। मास इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड बाय बॉडी, मतलब जो मैंने रवादार छोटे मोटे पार्टिकल्स का उदाहरण दिया वो है मास। और वेट ऑफ अ बॉडी इज द फोर्स विच द बॉडी इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। दूसरा है मास इज द स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन। वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि विच इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इसका आंसर हो जाएगा वेट, और ऑप्शन में दोनों हो सकते हैं। वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड मतलब वो होता है कि वो अर्थ के एकदम ग्रेविटेशन सेंटर की ओर होता है, इसलिए इसको वेक्टर क्वांटिटी कहा गया है। तीसरा है मास ऑफ अ बॉडी रिमेन्स इन द सेम ऑल द प्लेसेस। मास ऑफ अ बॉडी विल be the same whether the body is taken into the center of the earth or to the moon, यानी कि मून या अर्थ के सेंटर कहीं पर भी मास सेम रहेगा। वेट ऑफ अ बॉडी वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ड्यू टू द वेरिएशन ऑफ जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कहते हैं। मास मास रेसिस्ट मोशन इन अ बॉडी, मास रेसिस्ट यानी कि मास जो है प्रतिरोध उत्पन्न करता है जब कोई वस्तु मूव करने लगती है। वेट प्रोड्यूसेस मोशन इन अ बॉडी। पांचवा है मास कैन बी मेजर्ड बाय ऑर्डिनरी बैलेंस, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इट कैन बी मेजर्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस। मास ऑफ अ बॉडी कैन नेवर बी जीरो, वेट ऑफ अ बॉडी कैन बी जीरो, क्योंकि मास तो हर जगह होता ही होता है, मगर वेट सेंटर पे या किसी दूसरे प्लैनेट पर वेरी कर सकता है। और ज़ीरो अगर पूछ लिया बाई चांस कि वेट कहाँ पे होगा ज़ीरो, तो वो हो जाएगा अर्थ के सेंटर पे या स्पेस में। रिजिड बॉडी एंड इलास्टिक बॉडी। अ बॉडी इज सेड टू बी रिजिड इफ इट डू नॉट अंडरगोज डिफॉर्मेशन वट एवर फोर्स मे बी अप्लाइड टू द बॉडी। इन एक्चुअल प्रैक्टिस देयर इज नो बॉडी विच कैन सेड टू बी रिजिड इन फर्दर सेंस ऑफ टर्म्स, यानी कि किसी भी तरह के बॉडी को रिजिड बॉडी, परफेक्टली रिजिड बॉडी नहीं कहा जा सकता है, सबका कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन होता है। और इलास्टिक बॉडी, पहले मैं आपको इसका वर्ड का मतलब बता देता हूँ। रिजिड का मतलब होता है एक तरह का ढीठ, यानी कि जो किसी भी तरह का फोर्स को अपोज कर दे, उसको अपने ऊपर किसी तरह का चेंज करने ना दे। और इलास्टिक का मतलब होता है लचीला, मतलब ये जब फोर्स लगेगा इस पर तो ये अपने आप को थोड़ा सा डिफॉर्म कर लेगा। अ बॉडी इज सेड टू बी इलास्टिक इफ अंडरगोज डिफॉर्मेशन, यानी कि डिफॉर्मेशन शब्द का अर्थ है कि वो अपना रूप बदल लेगा। रूप यानी कि जैसे लेंथ वो थोड़ा चेंज हो सकता है, खींच दिए थोड़ा लंबा हो गया, या कंप्रेस कर दिए थोड़ा छोटा हो गया, तो इसका डिफॉर्मेशन कहेंगे। डिफॉर्मेशन अंडर इन द एक्शन ऑफ फोर्स, जब उस पर बल लगाया गया। ऑल बॉडीज आर मोर और लेस इलास्टिक, कोई भी वस्तु ज़्यादा या कम इलास्टिक होती है पर वो परफेक्टली रिजिड नहीं होती। अब आता है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये परिभाषा पूछ सकता है स्केलर एंड वेक्टर का। ऑल फिजिकल क्वांटिटीज़ कैन बी डिराइव्ड इनटू स्केलर क्वांटिटीज़ एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। अब ये स्केलर क्वांटिटी का डेफिनेशन है। स्केलर क्वांटिटी इज द फिजिकल क्वांटिटी विच हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल लेंथ, मास एंड एनर्जी इट हैज़। और वेक्टर क्वांटिटी इज द फिजिकल क्वांटिटी विच हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल फोर्स एंड वेलोसिटी। फोर्स का एक परफेक्ट हमेशा डायरेक्शन होता है, जैसे कि अगर कोई वस्तु मेज पर यहाँ पे रखी हुई है तो उस पर हमेशा नीचे की तरफ फोर्स लगता है जो कि होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। या कोई वस्तु यहाँ पे एक बॉक्स है और हम लोग इस तरह से अगर फोर्स लगाए हैं तो जाहिर सी बात है वो इस तरह से डिस्प्लेस हो जाएगा। तो फोर्स का एक परफेक्ट डायरेक्शन होता है, इसलिए इसको कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स इज दैट विच चेंज और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ बॉडी अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन। सजा के बोले तो ऐसा होगा कि बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था बदल दे या बदलने की चेष्टा करे, इसे बल बल कहते हैं। तो आपको सिर्फ यहाँ पे फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन नहीं लिख देना है, वहाँ बगल में फिर इस तरह से भी लिखना होता है, फिर इक्वल टू फोर्स, एम इज इक्वल टू मास एंड ए इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। इस तरह से लिखना होता है, तब पूरा नंबर मिलता है। यूनिट ऑफ फोर्स, अब इसकी 3 फोर्सेस की यूनिट्स दी गई हैं, इसको आप आराम से पढ़ सकते हैं पॉज करके। एसआई यूनिट, एमकेएस और सीजीएस। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एसआई वाला होता है। और ये वाला पूछ लेता है रिलेशन 1 न्यूटन इज इक्वल टू
और ऑप्शन में रहेगा 10⁴ डाइन, 10⁻³ या 10⁵, तो इसका आंसर 10⁵ डाइन होगा। इसको अभी कभी याद कर लें। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कोलिनियर फोर्स का एग्जांपल दिया गया है। ये इसी लाइन पे फोर्स लग रही है इस साइड, और ये इसी लाइन पे फोर्स लग रही है इस साइड, तो ये हो गया कोलिनियर फोर्स, क्योंकि ये एक ही लाइन में लगने वाला फोर्स है। दूसरा जो फोर्स है वो है कंकरेंट फोर्स। द फोर्स whose lines of action passes through the common point are known as concurrent force. The current force may or may not be collinear. यानी कि ये फोर्स जरूरी नहीं है कि कोलिनियर हो या ना हो, ये एक पॉइंट पर लगाने वाला फोर्स है। जैसे कि देख सकते हैं ये बीच वाला जो पार्टिकल है इसको F1, F2, F3, F4, F5 ये 5 तरह के फोर्सेज लग रहे हैं, तो ये कंकरेंट फोर्स हो गया। ये एक कॉमन पॉइंट पे लगने वाला फोर्स है, ये वर्ड मेंशन करना जरूरी है। द फोर्स whose line of action lies in the same plane and at the same line passes through a common point are known as coplanar concurrent force। यानी कि इसमें वही सेम ही बात है कि एक ही पॉइंट पर ये सारे फोर्सेस लग रहे हैं, लेकिन जो कंडीशन वो है कि ये सारे फोर्स एक प्लेन में होना चाहिए। इसमें देख सकते हैं कि ये एक बम ग्रेनेड बम फटने जैसा उदाहरण है कि इसके जो पार्टिकल्स है वो सब तरफ जा सकते हैं, लेकिन इसमें कंडीशन है कि ये एक ही प्लेन में होंगे। नेक्स्ट, को प्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स। द फोर्स विच डू नॉट मीट्स एट one point but their lines of action lies on the same plane are known as coplanar non-concurrent force। उसके बाद है नॉन कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स, इसका पॉज करके पढ़ सकते हैं। उसके बाद ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, पुल एंड पुश। पुल इज द फोर्स अप्लाइड टू अ बॉडी एट इट्स form and end to move the body in the direction of the force applied। और है push is the force applied to a body at its back end in order to move the body in the direction of force applied। तो यहाँ पे पुल और पुश को अच्छी तरह से बताया गया है। यहाँ देख सकते हैं पुल जो है वो आगे से किया गया है, इसको पुल कहें, और पीछे जो फोर्स लगाया गया है और बॉडी आगे का है उसको पुश कहते हैं। उसके बाद आता है एक्शन एंड रिएक्शन। एक्शन मीन्स द फोर्स, एक्टिव फोर्स, रिएक्टिव मीन्स रिएक्टिव फोर्स। while a body having a weight mg is placed in the horizontal plane as shown in the figure 1.8, the body exerts vertically down force equal to weight or mg on the plane, there w is called action। इसमें समझने लायक बस ये बात इतना है कि जितना ये बॉडी यहाँ नीचे की तरफ वेट लगाएगी और ये सरफेस जो है उतना ही ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन लगा देगा, इसी को कहते हैं एक्शन एंड रिएक्शन। ये बेस्ड है न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन से, जो कहती है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत क्रिया होती है। एक्सटर्नल एंड इंटरनल फोर्स। व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड टू एन एक्सटर्नल टू अ बॉडी दैट फोर्स इज कॉल्ड एक्सटर्नल फोर्स। जो कि बाहर से हम लोग कोई फोर्स लगाएंगे किसी बॉडी पर उसको एक्सटर्नल बोलेंगे। और बॉडी के इंटरनल फोर्स होते हैं जैसे कि इंटरनल प्रेशर, किसी गैस का इंटरनल प्रेशर या इंटरनल फ्लूइड का बीच जो घर्षण होता है जिसको विस्कोसिटी कहते हैं, ये सब इंटरनल फोर्स होती है। टेंशन होता है किसी रोप में लगने वाला फोर्स। अगर नीचे कोई बॉक्स लगा दिए हैं तो इसमें जो है खिंचाव उत्पन्न हो जाएगा, खिंचाव, और उस खिंचाव को कहेंगे टेंशन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्स, इसको एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी आ गया है रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स। मान लीजिए किसी यहाँ पे कोई बॉल है जिसको हम लोग इस डायरेक्शन में फोर्स लगा लिए हैं, जो कि ना तो एस डायरेक्शन में है और ना तो वाई डायरेक्शन है। तो जब हम लोग इसको रिजॉल्व करेंगे तो इस तरफ हो जाएगा एक्स नहीं, इसको लिखेंगे एफ कॉस थीटा, और ऊपर की तरफ जो कंपोनेंट होगा इसको लिखेंगे एफ साइन थीटा। यहाँ पे भी यही बात कही गई है कि अगर वो पॉइंट से हम फोर्स लगा रहे हैं तो इस तरफ हो जाएगा एफ कॉस थीटा और परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो जाएगा एफ साइन थीटा। पैरेललोग्राम लॉ, इसमें क्या करना होता है, देखिए ए पॉइंट जो है इस पर कोई व्यक्ति खड़ा है और वो यहाँ पे जो बॉल है उसको इस तरफ खींच रहा है, और यहाँ बी पॉइंट पर कोई एक व्यक्ति है जो इसी बॉल को खींच रहा है इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में। तो असल में जो बॉल है वो ए और बी को छोड़कर यहाँ डायरेक्ट इस तरफ चली जाएगी, सी की तरफ। तो हम लोग को ये पूछता है कि ये बताओ ये रिजल्टेंट क्या होगा, आर। तो रिजल्टेंट जो होगा वो पी और क्यू का स्क्वायर का सम होगा, रूट ओवर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, यानी कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स का स्क्वायर का सम और उसके ऊपर होल रूट।
यही है पैरेललोग्राम लॉ। ये एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है पैरेललोग्राम लॉ का। अगर वो एक एंगल में होता है, मान लीजिए इस तरफ कंपोनेंट है एफ और यहाँ पे कोई फोर्स लग रही है थीटा एंगल पर, तो इस तरफ का कंपोनेंट हो जाएगा एफ कॉस थीटा और ऊपर का कंपोनेंट हो जाएगा एफ साइन थीटा। तो इसका जो रिजल्टेंट निकलेगा वो होगा, रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर और 2F1 F2 कॉस थीटा। यहाँ पे F1 ये है और F2 ये है। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और कल इसमें क्वेश्चन करेंगे और इसका दूसरा वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। थैंक यू।